गुड मॉर्निंग सर जी। सर गुड मॉर्निंग सर। चलिए सर, हम ये सेशन को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। बहुत अच्छी आ रही है। चलिए ठीक बिल्कुल है सर, आ रही है आवाज। ओके सर, चलिए आज हम ऑडिन के प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे। हमने इससे पहले ऑडिन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि ऑडिन के अंदर किस तरीके से ऑडिन एक एसटीएम इक्विपमेंट है। जिस तरीके से हम तेजस एंड सबकॉम यूज करते हैं, वैसे ही ऑडिन नाम की एक वेंडर का हम एसटीएम इक्विपमेंट यूज करते हैं। बड़ौदा डिवीजन के पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे साथ आज बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं राजकोट डिवीजन से और शायद कुछ रतलाम डिवीजन से भी हैं। मेरा नाम सोहिल वोरा है और मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम हूँ बड़ौदा डिवीजन आनंद स्टेशन पर। और मैं आज की तारीख में ऑडिन इक्विपमेंट्स जो एसटीएम इक्विपमेंट्स है उसके प्रोग्रामिंग का वेबिनार मैं यहाँ पे आपके साथ ले रहा हूँ। तो बेसिकली इससे पहले हमारा एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने ऑडिन एसटीएम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में देखा था। और प्रोग्रामिंग आज की तारीख में हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। सो बेसिकली एसटीएम इक्विपमेंट जैसे आप सब जानते हैं 155.2 Mbps बैंडविड्थ के ऊपर काम करता है और इसके अंदर हम 63 इवेंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। 63 इवेंट्स के अलावा हम इसमें इथरनेट ओवर एसडीएच EOSDH इथरनेट ओवर एसडीएच का यूज करके हम इथरनेट सर्किट्स भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम उसको प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर सोहेल सर, हाँ दीपेन, कुछ मैसेज आया है, आपका आवाज मिल नहीं रहा है सबको। चैट बॉक्स। ओके। रामधन मीणा एंड मिस्टर विक्रांत बोपचे हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया है कि मेरी आवाज उनको नहीं आ रही है। एक्चुअली उनका ऑडियो ऑन नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, आपका जो जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग का जो विंडो है उसमें एकदम बॉटम लेफ्ट के अंदर ऑडियो ऑन करने का ऑप्शन है। तो अगर आपका ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है तो आइदर आप एक बार लॉग ऑफ करके वापस लॉग इन कर लीजिए, तो मैं आपको इंक्लूड कर लूंगा। एक मिस्टर गुरदयाल सिंह है, मनोज है, रामधन मीणा जी है और वसावा जी है। इनके ऑडियो ऑन नहीं है और गुरदयाल जी कह रहे हैं कि ऑडियो इज नॉट अवेलेबल सोहेल सर। सो आई रिक्वेस्ट कि जिनके ऑडियो अवेलेबल नहीं है आप सॉफ्टवेयर को बंद करके वापस चालू करिए। जब सॉफ्टवेयर आपका वापस चालू होगा तो उसमें एक ऑडियो इंक्लूड करने का ऑप्शन आएगा। विक्रांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद आपका ऑडियो चालू हो गया। हाँ सर, मिल रही सर। ओके विक्रांत जी, थैंक यू। सो गुरदयाल जी, मनोज एंड रामधन, आप तीनों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इधर आप आपका ऑडियो ऑन करें या एक बार सॉफ्टवेयर को बंद करके चालू करें और फिर उसमें आपको ऑडियो ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सोहेल सर, एक मैसेज डाल दो, आपको सुन नहीं पा रहे हैं तो कैसे करेंगे वो? ओके, हाँ सही बात है। इसी बात पे एक चुटकुला याद आ गया मेरे को। एक बैंक की दीवार पे लिखा हुआ था, कृपया अंगूठा मारकर दीवार पे अपना अंगूठा साफ ना करें। तो उसके नीचे किसी ने लिख दिया, अगर इतना ही पढ़े लिखे होते तो अंगूठा ना मार। सेम वही केस हो गया। सेम वही केस। सही बोल रहा था, सही बोल रहे हो। मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हमारे साथ राजकोट से व्यास साहब भी जुड़ गए हैं। व्यास साहब, बीएल व्यास साहब राजकोट डिवीजन में बहुत सीनियर
एसएससी हैं। व्यास साहब आपका स्वागत है। नमस्कार व्यास साहब। बिल्कुल करिए सर। सर नमस्ते। चलिए मैं शुरू करता हूँ। वसावा जी नमस्कार। नमस्कार सर। व्यास साहब नमस्कार। व्यास साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज? मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अच्छा अच्छा, ओके सर। चलिए अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर हमारा जो ऑडिन का जो एलसीटी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा सॉफ्टवेयर है ऑडिन व्यू 100 वो सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। सो बेसिकली ये एक लोकल क्राफ्ट टर्मिनल है। ऑडिन का जो एनएमएस है वो सेंटोस नाम की एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। पर हमने हमारे जो लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स विंडोज बेस्ड लैपटॉप्स के अंदर भी एलसीटी उपलब्ध है। तो ये मेरे ऑफिस का कंप्यूटर में एक्सेस कर रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने एलसीटी को इंस्टॉल किया हुआ है। और मैं इस तरीके से मतलब कि आपको जो प्रोग्रामिंग वगैरह है इसका, तो ये एलसीटी के ऊपर दिखाऊं। अच्छा अभी देखिए मैं इसको शुरुआत से शुरू करता हूँ। ये हमारा एलसीटी है, ऑडिन व्यू 100 लोकल क्राफ्ट टर्मिनल। सो बेसिकली हम किसी भी इक्विपमेंट को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से तेजस के अंदर आईपी बेस्ड एक्सेस रहता है, मतलब आप उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। ये एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। बेशक इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने से पहले हम उस इक्विपमेंट को आईपी देते हैं और आईपी देने के बाद हम एनएमएस से या एलसीटी से उस इक्विपमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब आप मैं इसको एक बार लॉग ऑफ कर लेता हूँ। जब हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो यूजर नेम है एडमिन एंड पासवर्ड इज एडमिन 123। फाइन। सो अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली इसमें लॉग इन हो चुके हैं। अभी आप अगर कोई भी ऑडिन का इक्विपमेंट है जो आपके नेटवर्क के अंदर है, तो उस ऑडिन इक्विपमेंट को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका है कि या तो आप डायरेक्ट उसको कनेक्ट करें। डायरेक्ट कनेक्ट करके मतलब कि जैसे मैं किसी स्टेशन पर और ऑडिन का एसटीएम इक्विपमेंट मेरे सामने, तो ऑडिन इक्विपमेंट को एक्सेस करने का एक तरीका है कि ऑडिन का जो इक्विपमेंट है उसका चौथा या पांचवा, नॉर्मली चौथे नंबर का कार्ड है, वो है एससीसी कार्ड। एससीसी कार्ड का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग कंट्रोल कार्ड। उसके ऊपर एक एनएमएस का पोर्ट होता है। एक स्ट्रेट केबल से आप उस एनएमएस को जोड़ सकते हैं। आप आपके लैपटॉप को इथरनेट पोर्ट से आप डायरेक्ट एनएमएस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करिए। तो अगर आप कनेक्ट डायरेक्टली करेंगे तो कनेक्ट डायरेक्टली का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप कनेक्ट डायरेक्टली करेंगे तो डायरेक्ट आपको आईपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप जैसे कि आपके टेस्ट रूम में बैठे या आपका जो नेटवर्क कंट्रोल सेंटर है वहां पे बैठे और वहां से किसी स्टेशन को आपको एक्सेस करना, तो उस स्टेशन को एक्सेस करने के लिए आपको कनेक्ट यूजिंग लैन का ऑप्शन पड़ेगा। तो मैं पहले आपको हमारा जो बड़ौदा डिवीजन में ऑडिन इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हुए हैं उसका एक नेटवर्क बता देता हूँ कि हमारा किस तरीके से नेटवर्क ऑडिन इक्विपमेंट का है।
ओके, मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये एक्सेल फाइल दिख रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये एक्सेल फाइल दिख रही होगी। जी सर। दिख रही है ना? ओके फाइन। सो ये जो ये हमारा बड़ौदा डिवीजन का एक डायग्राम है कि जिसमें हमारे ऑर्डिन के इक्विपमेंट्स का किस तरीके से प्लेसमेंट है। हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो है प्रताप नगर, ठीक है। आनंद स्टेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है, और वहां से 4 डायरेक्शन में हमारे एसटीएम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड है। इन 4 डायरेक्शंस द एसटीएम इक्विपमेंट्स आर इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पर हम आनंद में सेंट्रली बैठ के ये जितने भी एसटीएम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और टेस्ट रूम से भी बैठ के हम जितने भी एसटीएम इक्विपमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा नेटवर्क डायग्राम है जिसमें हमारे सब प्लेसमेंट दिख रहा है। अब देखिए, इन सबको हमने आईपी दे रखा है। मैं इन जनरल आपको आनंद स्टेशन का जो इक्विपमेंट है वो आनंद स्टेशन का इक्विपमेंट आपको ओपन करके बताता हूँ। कनेक्ट यूजिंग लैन। नाउ आनंद स्टेशन का जो आईपी है, आनंद स्टेशन पे 2 इक्विपमेंट्स लगे हैं, और वो दोनों इक्विपमेंट्स अल्टीमेटली फिर एक दूसरे के साथ ऑप्टिकली ट्रिब्यूटरी कार्ड के साथ कनेक्टेड। आनंद का जो आईपी है वो 192.168.79.9 है, तो ये मेन लाइन वाला है। सो आई एम कनेक्टिंग इट। सो आनंद मेन लाइन। अब मैं ओपन एलिमेंट मैनेजर करता हूँ। ये थोड़ा 1-2 मिनट लेता है। ओके, आपके सामने अभी एक चैसिस व्यू है। हमारा जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट का चैसिस व्यू आपके सामने है। फाइन। अब आप देखिए, ये ऑर्डिन, हमारे यहाँ पे ऑर्डिन 1230 सीरीज के एसटीएम इक्विपमेंट्स लगे हैं। इसके अंदर 11 कार्ड्स है, जिसमें 1 से लेके 5 तक के नॉमिनेटेड कार्ड्स होते हैं। मतलब इन कार्ड्स को आप यहीं पे फिट कर सकते हैं। और 10 और 11 आपके पीएसयू कार्ड, हॉट स्टैंड बाय मोड में पीएसयू कार्ड्स उसमें इंस्टॉल रहते हैं। नाउ जो पहला कार्ड है वो आपका है एआईसी कार्ड। एआईसी का फुल फॉर्म होता है अलार्म इंडिकेशन कार्ड। राइट। अलार्म इंडिकेशन कार्ड।
So, ये मैंने आपके सामने इसके फुल फॉर्म्स रखे हैं। एआईसी कार्ड का मतलब होता है अलार्म इंडिकेशन कार्ड। आपके इक्विपमेंट के अंदर कोई भी फॉल्ट जनरेट होता है तो इस एआईसी कार्ड का काम होता है कि ऑडियो एंड विजुअल इंडिकेशंस को जनरेट करना। एआईसी कार्ड का एक कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर आपके पावर सप्लाई यूनिट के पैनल के साथ लगा होता है। उस पैनल के ऊपर एक बजर है और विजुअल इंडिकेशन है। वहां पैनल के ऊपर 3 विजुअल इंडिकेशन होते हैं, एक ऑरेंज, एक रेड और एक ग्रीन। अगर आपका ग्रीन इंडिकेशन अकेला जल रहा है इसका मतलब योर इक्विपमेंट इज वर्किंग फाइन, कोई भी एरर नहीं है। अगर ऑरेंज एलईडी जल रही है, ऑरेंज लाइट जल रही है, दैट मीन्स कि ऑरेंज लाइट में वहां पे उस इक्विपमेंट में कोई डिफर्ड अलार्म जनरेट हुआ। और अगर रेड लाइट जल रही है तो रेड लाइट में मतलब आपका एक मेजर अलार्म वहां पे जनरेट हुआ। राइट। सो एक नंबर का कार्ड आपका एआईसी कार्ड है, अलार्म इंडिकेशन कार्ड। और अलार्म इंडिकेशन कार्ड के ऊपर ही आप ऑर्डर वायर को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। वो किस तरीके से प्रोग्राम होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। देन 2 और 3 नंबर के जो कार्ड है वो होते हैं आपके ओएचटी कार्ड, ओवरहेड टर्मिनल कार्ड। नाउ ओएचटी कार्ड क्या करता है कि ओएचटी कार्ड आपका गुरदयाल सिंह कह रहे हैं आई एम नॉट गेटिंग योर ऑडियो। ओके, सो ओवरहेड टर्मिनल ये जो कार्ड है वो आपका ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करता है। मतलब आपका जो ऑप्टिकल लेजर इनपुट है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके E1 के अंदर या इथरनेट सर्किट के अंदर डाइवर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। उसके बाद जैसे ही मतलब कि आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है, उस इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को फिर बाद में वापस ऑप्टिकल इंटरफेस में कन्वर्ट करके आपका ट्रांसमिट करता है। नाउ कार्ड नंबर 4 एंड 5 ये 2 स्लॉट में आपके स्विचिंग कंट्रोल कार्ड लगता है। 4 नंबर का जो कार्ड अगर आपका कार्ड 4 नंबर पे है देन द कार्ड विच इज इन 4 नंबर स्लॉट वो एससीसी कार्ड आपका मास्टर कार्ड। दैट मीन्स 4 एंड 5 नंबर स्लॉट इज वर्किंग एज मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। 4 नंबर का जो स्लॉट है वो मास्टर है, 5 नंबर का स्लेव है। इन गुड कंडीशंस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि आपको हर इक्विपमेंट में 2 एससीसी कार्ड लगाने रहते हैं। बट फॉर कॉस्ट कटिंग पर्पस ये देखा गया है कि मैनी रेलवेज हैव ओनली प्रिफर्ड सिंगल एससीसी कार्ड फॉर ईच इक्विपमेंट। वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आपके हर इक्विपमेंट के अंदर 2 एससीसी कार्ड स्टैंड बाय मोड में, हॉट स्टैंड बाय मोड में अब प्रोग्राम रहते हैं तो वो हॉट स्टैंड बाय रहना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली सिंगल कार्ड पर इक्विपमेंट। पर अगर 4 नंबर के कार्ड के अंदर कोई इश्यू आता है तो ऑटोमेटिकली जितना भी ट्रैफिक है या तो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा 5 नंबर का जो स्लेव कार्ड है उसके अंदर डाइवर्ट हो जाता है। सो 4 and 5 are dedicatedly for SCC card. Now, card number 6, 7, 8 and 9. Card number 6, 7, 8 and 9 are universal slots. Fine. Universal slots. Universal slot में क्या होता है कि आपके पास अलग अलग यूनिवर्सल कार्ड है। फाइन, उनमें से कुछ है EI कार्ड, देन Ethernet card, then you have STM trip card. Fine. उसके बाद एक E3 DS3 कार्ड आता है, but we are not using in railways for E3 DS3 card. So these are the 4 different type of universal cards. तो हम majority ये 3 कार्ड यूज करते हैं, E1 कार्ड, Ethernet कार्ड and STM कार्ड।
अगर आप एक स्लॉट के अंदर मयंक, आप ये गुरदयाल सिंह को थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? उनके ऑडियो में ये बार बार मेरे को चैट कर रहे हैं, सो आई बिलीव कि अगर कोई मेरी हेल्प कर दे उनको ऑडियो मैं उनके साथ प्राइवेट चैट में हूँ। ठीक है, मैं उनका प्राइवेट चैट में हूँ, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। हाँ प्लीज, हाँ, तो मैं इनके चैट को रिप्लाई नहीं करूंगा। हाँ ठीक है सर, मैं हैंडल करता हूँ। ओके ठीक, फाइन। अभी इवन कार्ड है, अभी हमारे पास टोटल 4 यूनिवर्सल स्लॉट्स हैं। एक इवन कार्ड आपको 21 इवन सपोर्ट करते हैं। इसका एक इवन कनेक्टर, प्री डिफाइंड इवन कनेक्टर आता है, उस इवन कनेक्टर को आप इवन कार्ड पे डाल दें, एक इवन कार्ड 21 इवेंट्स को सपोर्ट करता है। ऐसे ही अगर आप 3 इवन कार्ड डाल देते हैं तो 3 इवन कार्ड में आपके टोटल 63 इवेंट सपोर्ट करेंगे। एक स्लॉट आपका कोई एक पर्टिकुलर स्लॉट है अगर, तो एक स्लॉट में अगर आप इथरनेट कार्ड डालते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द इथरनेट पोर्ट्स ऑन दैट इथरनेट कार्ड, ऑर्डिन एसटीएम में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कार्ड आते हैं। इथरनेट में कहीं पे 2 इथरनेट पोर्ट्स का भी कार्ड है, 4 इथरनेट पोर्ट्स का भी कार्ड है, 8 इथरनेट पोर्ट्स का भी कार्ड है। इथरनेट कार्ड्स ऐसे भी आते हैं जिसमें 4 इथरनेट पोर्ट है और 4 ऑप्टिकल पोर्ट है। ऐसे भी कार्ड आते हैं जिसमें 2 इथरनेट पोर्ट है और 2 ऑप्टिकल पोर्ट। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव प्रोक्योर्ड, इथरनेट कार्ड को हम डाल सकते हैं। नाउ एसटीएम ट्रिप कार्ड, एसटीएम ट्रिप कार्ड का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई ब्रांच लाइन निकालनी है तो उस ब्रांच लाइन को कनेक्ट करने के लिए आप एक एसटीएम ट्रिब्यूटरी कार्ड डाल दें। अगर आप एसटीएम ट्रिब्यूटरी कार्ड डाल देते हैं then it is working same as an optical card which have been provided in slot number 2 or 3, बट स्लॉट नंबर 2 और 3 में जितनी फंक्शनलिटी ओएसटी कार्ड की जो फंक्शनलिटी है वैसी फंक्शनलिटी आपको एसटीएम ट्रिप कार्ड में नहीं मिलेगी। तो एसटीएम ट्रिप कार्ड का यूज आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांचिंग के लिए यूज करिए, कि जैसे अगर आपका कोई मेन लाइन है, उस मेन लाइन से अगर आप ब्रांचिंग कोई ब्रांच आपका निकल रहा है तो वो ब्रांच लाइन को कनेक्ट करने के लिए आप एसटीएम ट्रिप कार्ड डालें। फाइन, सो ये दिस इज द चैसिस व्यू। ये मैंने आपको बताया दैट व्हाट डिफरेंट कार्ड्स आर देयर। नाउ हम एक एक करके एक एक कार्ड को लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज एआईसी कार्ड। नाउ जब भी आप एलसीटी खोलेंगे यू विल सी दैट द लॉक देखिए रिक्वेस्ट ऑनरशिप का एक बटन है, द लॉक इज ऑन। हमको जब भी इसमें कोई चेंजेस करने हैं यू हैव टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर एलसीटी। फाइन, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने पे देखिए, अनलॉक करने पे लॉक आपका डिसेबल हो जाएगा और एक चाबी आपको दिखेगी, दैट मींस नाउ वी हैव एन ओनरशिप। फाइन, नाउ अभी क्या है कि सबसे पहले हम एआईसी कार्ड देखेंगे। सो एआईसी कार्ड में हम क्या करेंगे, व्हेनेवर वी क्लिक ऑन एआईसी कार्ड, ठीक है, तो आपका ये ओके ये हमारा एक फ्री वर्जन फ्री सेशन था। अगर बाय चांस हमारा सेशन बंद हो जाता है तो मैं वापस से एक बार स्टार्ट करूंगा। मेरी आप सबसे निवेदन रहेगा कि वापस से आप इसको कंट्रोल कर आप वापस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ ये एआईसी कार्ड पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, फाइन, ये एआईसी कार्ड पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये एक स्लॉट खुल जाएगा, फाइन, जिसके अंदर आप ये सब देख सकते हैं दैट expected card is AIC card, installed card is AIC card. Fine, administrative status it is enable or disabled. We have put that on enable. Now there is an option of order wire. Now what is order wire? Order wire क्या है कि ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप STM to STM एक ऑटोफोन जैसा टेलीफोन लगा के आप STM to STM एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, समझ लीजिए आप किसी इक्विपमेंट के सामने हैं, so you don't have to use your mobile phone. आप ऑर्डर वायर के ऊपर आप ले लीजिए और सारा का सारा टेस्टिंग आपको ऑर्डर वायर के ऊपर ही हो जाएगा। नाउ हाउ टू प्रोग्राम इट, अभी आप ऑर्डर वायर को सिलेक्ट करिए। ऑर्डर वायर को सिलेक्ट करके जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं, फाइन, नाउ हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हमारा जो नेटवर्क है वो 192.168.79 की सीरीज का है। फाइन, हमारा जो मेन टेस्ट रूम है उसका IP 1 है
और वो 1 से फिर आगे चलता रहता है। फिर ब्रांच लाइंस में हमने अलग आईपीज दे रखे हैं। जैसे हमारी 2 ब्रांच लाइंस है, एक बासठ कठाना और एक आनंद खंबात, तो वहां पर हमने 21 का सीरीज दिया, मतलब 192.168.79.21 से लेके 25 ना। और एक ब्रांच लाइन हमारी आनंद से गोधरा है, तो उसके अंदर 192.168.79.31 की सीरीज हमने दिया है। सो हमने स्ट्रेटेजी क्या रखी है कि आपका जो लास्ट डिजिट है आईपी का, वही आपको ऑर्डर वायर रहेगा। सो आनंद का, मैंने अभी आनंद का एसटीएम खोला है, तो आनंद के एसटीएम का लास्ट डिजिट है 9, 192.168.79.9। सो जब मैं ऑर्डर वायर को कॉन्फ़िगर करूंगा, सो ये ऑर्डर वायर का ऑप्शन खुलेगा। फाइन। सो आई हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स, सो 009 एंड आई विल अपडेट। ठीक है, तो ये जो मेरा नोड है, इस नोड का जो ऑर्डर वायर आईडी होगा वो होगा 0009। अब देखिए हम यहाँ पे 3 नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 नंबर को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बट आगे एक एक्स्ट्रा 0 हमें लगाना पड़ता है। सो द ऑर्डर वायर नंबर ऑफ दिस नोड इज 0009। एक और बात, हम ऑर्डर वायर को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा कॉल नहीं लग रहा। तो उस केस में क्या रहता है कि एक हार्डवेयर गलती क्या करते हैं, आप जो भी टेलीफोन ऑर्डर वायर पे लगाते हैं वो टेलीफोन को आपको पल्स मोड में रखना है। फाइन, पल्स मोड। आपके जो टेलीफोन्स आते हैं वो पल्स एंड टोन, ये 2 मोड में होते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि टेलीफोन को टोन मोड पे रख के डायल करते हैं, तो जिससे ऑर्डर वायर आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू कीप योर ऑर्डर वायर ऑन द पल्स मोड। आप पल्स मोड पे रखिए और आपको आपके एडजस्टेंट जो भी एसटीएम स्टेशन पे अगर आपको बात करना है, तो आप उस स्टेशन का जो लास्ट आईपी नंबर है आप उसको डाल के काम कर सकते हैं। फाइन। तो ये एक तरीका है ऑर्डर वायर को सेट करने का। नाउ जब आपके पास एक नया इक्विपमेंट आता है, ब्रांड न्यू इक्विपमेंट, so what you have to do that you have to first of all program that equipment. So मेरे सबसे पहले जैसे ही मैं, अगर कोई नया इक्विपमेंट मेरे पास आता है, आई विल फिल द नोड इंफॉर्मेशन। फाइन। सो दिस इज द नोड इंफॉर्मेशन दैट मेरा जो नेटवर्क एलिमेंट है उसका नाम क्या है। सो आनंद में हमारे पास 2 एसटीएम इक्विपमेंट्स लगे हैं, एक मेन लाइन के लिए और एक ब्रांच लाइन के लिए। So the mainline equipment we have denoted as Anand 1, and the branch line equipment we have denoted as Anand 2. So the any name is Anand 1 and the date of installation is this. Additional info में हमने उसका IP address डाल दिया। Fine. Now यहाँ पर IP address डालने से इस इक्विपमेंट का IP एड्रेस प्रोग्राम नहीं होता। उसके लिए हमें नोड एड्रेस, ये देखिए नीचे नोड एड्रेस है, उस नोड एड्रेस में जाके यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करना पड़ता है। देखिए ये जो सिस्टम आईडी लेंथ लिखा है, इस सिस्टम आईडी लेंथ के अंदर हम यूज आईपी फॉर्मेट कर दें। आईपी फॉर्मेट यूज करके हमें जो आईपी सेट करनी है, हम वो आईपी एड्रेस सेट करें। आईपी एड्रेस सेट करने के बाद आप अपडेट करें। आप अपडेट करेंगे तो ये जो इक्विपमेंट है उसका ये आईपी एड्रेस सेट हो जाएगा। और ये जो आईपी एड्रेस सेट होगा, फिर जब भी आपको इस इक्विपमेंट को एक्सेस करना है, तो इस इक्विपमेंट को एक्सेस करने के लिए आप जो यहाँ पर ये जो नोड एड्रेस के अंदर आपने एड्रेस डाला हुआ आईपी फॉर्मेट में, उस आईपी फॉर्मेट से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट को, जो नेटवर्क एलिमेंट इक्विपमेंट है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर एक बार ये रिपीट कर देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था पूरा। कौन सा? ये आईपी वाला। ओके, आईपी वाला ना। देखो हाँ, ये आईपी सेट करने के लिए क्या करना होता है कि देखो हमारे पास ये चेसिस व्यू के बाद नोड इन्फो का ऑप्शन है। फाइन। तो नोड इन्फो के ऑप्शन के अंदर हम ये नीचे नोड एड्रेस लिखा हुआ है, उस नोड एड्रेस पे क्लिक करेंगे।
ये देखिए ये नोड इन्फो आया, नोड इन्फो में ये नीचे नोड एड्रेस मैं दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल सर, आ रहा है बिल्कुल। तो ये नोड एड्रेस के अंदर जाएं और ये जो सिस्टम आईडी लिखा हुआ है, सिस्टम आईडी यूज आईपी फॉर्मेट करें और यहाँ पे जो आईपी हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए सेट करना है वो आप आईपी सेट करिए और उसके बाद आप अपडेट कर लीजिए। हमारा यहाँ पे आनंद का जो एसटीएम है उसका ऑलरेडी आईपी सेट करके रखा हुआ है। द आईपी इज 192.168.79.9। इसलिए हम इसको बाद में वापस इसकी आईपी सेट नहीं करेंगे। सो यहाँ से आप इसका आईपी सेट कर लेते हैं। एक बार आपने आईपी सेट कर लिया उसके बाद डिपेंड सर ये आईपी जो आपने बोला कि जो अपने सेट करना है, हाँ। वो अगर अपने हिसाब से करना रहता है या कंपनी जो ऑडियन कंपनी वाले वही सेट करके देते हैं? नहीं, हम इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कर सकें। अब देखिए जैसे कि एक जोर से आनंद गोधरा सेक्शन में कोरल के मक्स लगे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट के आईपी क्या है 192.168.79.9। आनंद गोधरा सेक्शन के अंदर कोरल के मक्स है जिनको भी आईपी दिया जाता है। तो वो आईपी देने के लिए उन्होंने दोस्तों साहब ने एक बहुत अच्छा चीज क्या किया कि यहाँ पे ये जो 79 लिखा हुआ है ना, हाँ, 79 की जगह उन्होंने 80 कर दिया। मतलब कि वहां पे जो कोरल का जो मक्स है, ऑडियन का इक्विपमेंट है, वो ऑडियन का इक्विपमेंट का आईपी 192.168.79.31 है। तो कोरल का जो मक्स है वो 192.168.80.31 हो जाएगा। ओके, है ना? मतलब हम इसका जो आईपी का जो प्रोग्रामिंग है ना, वो आईपी का प्रोग्रामिंग हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। ओके सर, और एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। हाँ। आनंद गोधरा सेक्शन में अगर आपने बोला कि जो 79 है और 80 है, अच्छा, सपोज डिपेंड एक मिनट है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन का आखिरी 1 मिनट बचा है। ये सेशन अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैं वापस से सेशन चालू करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वापस इस सेशन को आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना? मनोज आ गया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सेशन अगर अभी क्लोज हो जाता है, मैं वापस से सेशन चालू करूंगा। आप सब प्लीज वापस से इस सेशन को ज्वाइन करिएगा, ठीक है? हम वापस इस सेशन को रिज्यूम करेंगे। हाँ दीपेन, आप क्या कह रहे थे? हाँ, अगर 79 आपने आनंद में रखा है, सिर्फ फॉर एग्जांपल सर, अभी उमरेट में भी शायद उमरेट वाले को पता नहीं है कि 79 सोहेल सर ने रखा है। ऐसा हो सकता है वो 79 रखे और वो एक्सेप्ट हो सके? नहीं, वो इक्विपमेंट से पूरे अलग है। आप अगर कोरल का भी 79 रखना चाहो तो रख सकते हो, बट वो तो क्या है कि उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे नेटवर्क में। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? है ना? हाँ, मतलब समझ गया। मेरा एग्जांपल देने का रीजन यही है कि ये कम्प्लीटली यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके गोरसी सर कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, हो गया सर, हो गया। क्या हुआ? वो सर रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई दे रही ना, रिकॉर्ड हो रहा है सर। ओके सर। हाँ ठीक। सो ये देखिए यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, सॉरी इक्विपमेंट में जाते हैं, तो जब हम इक्विपमेंट में जाते हैं, सो यू हैव टू डिफाइन दैट व्हाट कार्ड यू आर सपोज टू प्रोवाइड। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी कार्ड्स हैं उसका प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है। सो आपको यहाँ पे कौन सा कार्ड होना चाहिए, कौन सा कार्ड है, फाइन। इंस्टॉल कार्ड एंड एक्सपेक्टेड कार्ड, देन मॉडिफाइड कार्ड, मतलब आप यहाँ से कार्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फाइन। Now, as since we don't have any card installed in slot number 5, so there is the card status of slot number 5 has been disabled. अगर आप यहाँ पे सारे कार्ड आपने सेट कर लिए,
उसके बाद आप अपडेट कर दें तो आपका जितना भी ये कार्ड पैरामीटर्स हैं, आपके इक्विपमेंट के जितने भी कार्ड आपने सेट किए हैं वो सारे के सारे कार्ड्स आपका प्रोग्राम हो जाएंगे। उसके बाद आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो ये तो रहा दैट इनिशियली जब आपके पास इक्विपमेंट आता है, एक नया इक्विपमेंट आता है, तो उस नए इक्विपमेंट को किस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको इनिशियली उसका प्रोग्रामिंग करना है, नाम देना है और कार्ड पैरामीटर सेट करना है। अब आपको सिलेक्ट करना है, अब आपको देखना है कि आप उसके ऊपर सर्किट कैसे ड्रॉप करें। ठीक है, सो नाउ वी हैव configuration option in the menu bar. Fine, configuration option है मेन्यू बार के अंदर, उसमें क्रॉस कनेक्ट का एक ऑप्शन, क्रॉस कनेक्ट। नाउ क्रॉस कनेक्ट के अंदर दो ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड VCG, वर्चुअल कंटेनर ग्रुप। जब हमें कोई इवन प्रोग्राम करनी है, इवन हमें जब भी कोई इवन प्रोग्राम करनी है तब हम TDM को सिलेक्ट करेंगे। आइदर वी हैव टू प्रोग्राम इवन और हमें कोई KLM को थ्रू करना है। थ्रू मतलब कि आपका KLM वहां पे ड्रॉप नहीं हो रहा है और उस KLM को आपको थ्रू जाने देना। सो उस कंडीशन में आपको TDM सिलेक्ट करना है। और अगर आप इथरनेट सर्किट को प्रोग्राम कर रहे हैं, इथरनेट सर्किट, इथरनेट ओवर SDH अगर आप सर्किट प्रोग्राम कर रहे हैं, then you have to select VCG. Fine. Now, first of all, let us understand how to program an E1. उसके बाद हम Ethernet पर आते हैं। So, TDM select करें। TDM select करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ का सिलेक्शन चाहिए। तो shelf number 1, now slot. See, basically we have total 5 to 6 different slots available. OST2. Now, आनंद स्टेशन में जो 2 नंबर का OST कार्ड है, तो 2 नंबर का OST कार्ड अहमदाबाद तरफ के स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। नाउ आनंद से अहमदाबाद साइड का पहला स्टेशन है मेरा कंजरी बुरियावी, तो मेरा 2 नंबर का कार्ड वहां से कनेक्टेड है और 3 नंबर का कार्ड मेरा कनेक्टेड है बड़ौदा साइड के पहले स्टेशन से। ना बड़ौदा साइड का पहला स्टेशन है मेरा बड़ौद, तो बुरियावी और बड़ौद से मेरे 2 और 3 नंबर के स्लॉट कनेक्टेड। अब समझ लीजिए कि मेरे को एक इवन को ड्रॉप करवाना है। फाइन, सो आई विल सिलेक्ट इवन ट्रिप कार्ड। फाइन, ना इवन ट्रिप कार्ड कहाँ पे, मेरा 6 नंबर का कार्ड है वो इवन ट्रिप कार्ड। सो इवन 1 to 21। नाउ हमने क्या नोमेनक्लेचर अडॉप्ट किया है कि समझ लीजिए कि अगर मेरा 6 नंबर का कार्ड है तो 6 नंबर के कार्ड के 121 तक के मैं इवन को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कोई भी सर्किट वहां पे ले रहा हूँ तो व्हाट आई विल टेक, अगर मेरी कोई UTS की सर्किट है जो 3 नंबर की इवन पर है, तो मेरा नाम क्या होगा 6/3, इवन नंबर 6/3। तो इवन नंबर 6/3 का क्या मतलब है कि 6 नंबर का कार्ड और उसकी तीसरी नंबर की इवन। अगर इसी की जगह मेरा 7 नंबर या 8 नंबर के कार्ड में इवन का कार्ड होता और उसकी कोई 4 या 5 नंबर की इवन में यूज में लेता, तो उस कंडीशन में मैं 7/5 मतलब 7 नंबर का कार्ड और 5 नंबर की इवन, 8/1 8 नंबर का कार्ड 1 नंबर की इवन। तो इस तरीके से मैं उसको नोमेनक्लेट करता। नाउ अभी 6 नंबर के कार्ड में 1 से 21 तक की इवन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये सब मेरी इवन यहाँ पे वर्किंग में है। नाउ अब समझ लीजिए मेरे को 21 नंबर की इवन का यूज करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं 21 नंबर की इवन के सामने नॉट कनेक्टेड है उसको सिलेक्ट करूंगा। फाइन, और नीचे देखिए ये क्रिएट क्रॉस कनेक्शन का ऑप्शन है, सबसे नीचे क्रिएट क्रॉस कनेक्ट, क्रिएट XC का एक ऑप्शन है। मैं जब क्रिएट XC क्लिक करूंगा तो मेरा एक सेपरेट पूरा विंडो खुल जाएगा, ठीक है ना, जो मुझे क्रॉस कनेक्ट प्रोग्राम करने के लिए बोलेगा। नाउ my circuit should always be bidirectional, so I will tick bidirectional। और अगर आपको उसको प्रोटेक्टेड करना है, प्रोटेक्टेड सर्किट बनानी है,
देन ऑटो प्रोटेक्ट करिए। बट ऑटो प्रोटेक्ट अगर आप करते हैं और प्रोटेक्टेड सर्किट बनाने जाएंगे तो जिस KLM को ऑटो प्रोटेक्ट प्रोग्राम करेगा वो आपको बाकी स्टेशनों के ऊपर थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए आप अपना पूरा प्रोग्रामिंग इस तरीके से करिए कि अगर बाय चांस कोई भी ऑटो प्रोटेक्शन का प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है तो वो आपकी डिफाइंड हो, ऑटो प्रोटेक्ट ना हो, क्योंकि ऑटो प्रोटेक्ट कभी कोई और ही KLM ले लेता है जो शायद दूसरे स्टेशन पे फ्री ना हो। इसलिए आप इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जिससे प्रोग्रामिंग का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, क्योंकि आपके पास पूरा KLM का चार्ट है, आप चार्ट में से देख सकते हैं कि कौन से स्टेशन पे कौन सी इवन खाली है। ठीक है, नाउ अभी मैं 21 नंबर की इवन को कनेक्ट करना चाहता हूँ, सो आई विल जस्ट सिंपली सिलेक्ट नॉट कनेक्टेड, और राइट हैंड साइड पे जो मेरा टेबल है शेल्फ नंबर 1 स्लॉट नंबर, अब मुझे कौन से स्लॉट के साथ कनेक्ट करें, स्लॉट नंबर 2 जो मेरा बुरियावी के साथ कनेक्टेड है, स्लॉट नंबर 3 जो मेरा बड़ौद के साथ कनेक्टेड है। नाउ आप लास्ट में देखिए कि 2 ट्रिप कार्ड्स भी हैं, ट्रिप कार्ड 7 और 8, उसमें जो 8 नंबर का स्लॉट है वो हमारे ब्रांचिंग STM के साथ कनेक्टेड है, और 7 नंबर का कार्ड है वो हमारे आनंद में दूसरा एक लोकल STM लगा हुआ है उससे कनेक्टेड है। सो हम जैसे फर्ज करिए कि बुरियावी से कोई सर्किट बनाना चाहते हैं, बुरियावी से, सो OST2 पोर्ट नंबर STM1 एंड अप्लाई फिल्टर करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा KLM का चार्ट आ जाएगा। फाइन, जो 2 नंबर के कार्ड के साथ जितने भी KLM एसोसिएटेड है उस सबका यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इट इज टेकिंग सम टाइम, ओके। सो ये मेरा पूरा का पूरा चार्ट आ गया। तो इसमें से कौन से KLM के ऊपर मैं इस इवन को ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट करिए कि मैं सबसे आखिरी वाला जो है तक 3 का 3 VC12 का 21, इसके ऊपर मैं इस इवन को मैप करना चाहता हूँ। आई विल सिंपली क्लिक दिस एंड क्लिक ऑन अप्लाई सिलेक्शन। मैं अप्लाई सिलेक्शन करूंगा तो देखिए इस इवन के सामने जो मैंने KLM सिलेक्ट किया वो KLM की डिटेल आ गया, एंड आई विल अपडेट इट। अपडेट ये अपडेट करने से क्या होता है कि मेरा जो ये KLM है वो KLM का मैपिंग मेरा 21 नंबर की इवन के साथ होगा। फाइन, इतना सिंपल। अब समझ लीजिए कि मेरे को इस KLM को डिलीट करना है, so what I will do, I will simply select this KLM opposite 21 नंबर इवन, एंड मेरे पास यहाँ पे डिलीट क्रॉस कनेक्शन का एक ऑप्शन है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे अपडेट का ऑप्शन है, मैं उस अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो KLM है वो यहाँ से डिलीट हो। ठीक है, अब कुछ सर्किट ऐसी होती है जो थ्रू सर्किट्स होती है, जैसे कि हमारी एक बड़ौदा से लेके अहमदाबाद तक का एक मेरे को सर्किट बनाना है, जो बड़ौदा में किसी इवन पे ड्रॉप है, अहमदाबाद में किसी इवन पे ड्रॉप है, और बीच में जितने भी स्टेशन है उन सब स्टेशन के ऊपर वो पूरा का पूरा जो मेरा KLM है वो थ्रू जा रहा है, मतलब बीच में कहीं पे भी ड्रॉपिंग नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली स्लॉट 1 सेल्फ 1 स्लॉट में 2 नंबर का कार्ड, पोर्ट में STM1 का, और अप्लाई फिल्टर। फाइन, अब फर्स्ट करिए कि मेरे को जो KLM थ्रू करना है वो लास्ट में ये 19 नंबर का KLM है उसको थ्रू करना है। आई विल सिंपली सिलेक्ट 19, क्रिएट क्रॉस कनेक्शन। जो हमारा पूरा प्रोसेस था इवन प्रोग्राम करने का वैसा ही है, नॉट कनेक्टेड पे सिलेक्ट किया, शेल्फ 1 स्लॉट 3 पोर्ट STM1 अप्लाई फिल्टर। अब लास्ट में मेरे को 19 नंबर, यहाँ पे ये सर्किट 19 नंबर का बना हुआ है, सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी। सो व्हाट आई विल डू, 21 नंबर को सिलेक्ट करके मैं अप्लाई सिलेक्शन कर देता हूँ एंड अपडेट। तो जो सर्किट मेरे को यहाँ से थ्रू भेजना है बड़ौदा से लेके अहमदाबाद तक, वो मैं इस तरीके से उस KLM को हम थ्रू कर दें और हमारा सर्किट आगे चला जाए। फाइन, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
फाइन, इट इज एज सिंपल एज दिस। तो ये हमारा E1 का प्रोग्रामिंग और किसी भी KLM को थ्रू करने का प्रोग्रामिंग, ये दो प्रोग्रामिंग अभी हमने देखी। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार मेरे से बात। सर जी नमस्कार, TTI कैसे भेजेंगे ये बता दोगे क्या? वो ट्रेस में बता रहा हूँ, ट्रेस बता रहा हूँ, जो आप वो ट्रेस कह रहे हैं ना वो ट्रेस में बताता हूँ। अभी इसमें कुछ डाउट है मनोज? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। हाँ, किसी को भी कोई डाउट? देखिए दो कंडीशंस में ना डाउट नहीं होता है, या तो पहली कंडीशन ये है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मतलब मैं क्या समझूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया? वाघेला भाई प्रवीण समझ में आ रहा है सब। प्रवीण सर बाद में बात करता हूँ सर, बाद में बोलता हूँ, बाद में। चलिए आगे बढ़िए। ओके, गोसे जी, मनोज, मीना। आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए। थोड़ा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। चलिए गुड, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा E1 का या किसी KLM का प्रोग्राम करना। ओके, अब हमें अच्छा अभी एक एक्सेस पॉइंट आइडेंटिफायर का एक ऑप्शन है कि जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं तो वो सर्किट बनाने के बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर बना है कि नहीं। तो उसके लिए आप एक्सेस पॉइंट आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। फाइन, आपको आप जो ट्रेस कहते हैं कि हमने ट्रेस भेजा है, तो दैट ट्रेस इज हियर नोन एज एक्सेस पॉइंट आइडेंटिफायर। तो ये कहां पर होता है? गो इन कॉन्फ़िगरेशन, यू हैव एक्सेस पॉइंट आइडेंटिफायर, उसको आप सिलेक्ट करिए। अब शेल्फ नंबर 1, कार्ड नंबर 2, फाइन। अब जैसे आपको कोई भी ट्रेस भेजना है तो यू जस्ट सिलेक्ट ऑन ट्रांस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल पोर्ट्स को आप चेक कर लीजिए। सो STM के ऊपर अगर आपको कोई भी ट्रेल भेजना है, ट्रांस भेजना है, सो आप ट्रांस को सिलेक्ट करिए। फिर देखिए नीचे यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग का एक ऑप्शन है, फाइन। एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग का एक ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ ट्रांसमिट स्ट्रिंग का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप ट्रांसमिट स्ट्रिंग में आप जो आपको डालने डाल दीजिए। अब जैसे कि 2 नंबर के कार्ड मेरा बोरियावी से करेक्टर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ANND to KBRV ये मैं सिलेक्ट करके कॉपी टू सिलेक्टेड ट्रांसमिट स्ट्रिंग, फाइन, ये करके मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट सक्सेसफुल। ठीक है ना, मतलब मैंने यहाँ से जो ट्रेस भेजा है बुरियावी एंड पर, तो बुरियावी स्टेशन के ऊपर मेरे को ये रिसीव में मिलना चाहिए, ये वाली ट्रांसमिट स्ट्रिंग रिसीव में मिलनी चाहिए। अब समझ लीजिए कि मेरे को रिसीव में क्या मिल रहा है। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन रिसीव, आई विल चेक शो फिजिकल पोर्ट्स। तो मुझे बुरियावी से KBRV 3/1 ये स्ट्रिंग वहां से अभी मेरे को मिल रहा है, फाइन। तो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग भेजना है तो मैं ट्रांस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के मैं कॉपी टू सिलेक्टेड ट्रांसमिट स्ट्रिंग कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा। नीचे अपडेट करना जरूरी है, ये अपडेट कर दूंगा। और जो मुझे बुरियावी से मिल रही है वो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। अच्छा, अब मुझे क्या स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, क्या है? अगर मेरा रिसीव और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग अलग अलग है तो मेरा यहाँ पे स्टेटस है वो मेरा मिसमैच हो जाएगा। और अगर ये स्टेटस मेरा मिसमैच हो गया तो ये मुझे एरर बताएगा, फाइन। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट that your received string in TTL and expected string is TTL is same. Now ये तो हो गया अगर मैं मेरे STM की स्ट्रिंग को चेक कर रहा हूँ। अगर मैं किसी KLM को चेक करना चाहता हूँ देन हाँ, यहाँ पे we have tag 3,
हम कोई भी एक टग को सिलेक्ट कर ले, टग 3/1 है एंड शो चैनल इन्फो। फाइन, सो ये एक चैनल इन्फो आ गया। नाउ यहाँ पे जब मुझे ट्रांसमिट स्ट्रिंग करनी है, अब जो मेरा पहले नंबर का KLM है, KLM 111, तो वो मेरा PDMux का KLM, प्राइमरी डिजिटल मक्स। सो आई विल राइट PDMux and I will copy selected to the transmit string. Fine, and I will update. इसी तरीके से जो मेरा रिसीव स्ट्रिंग है, वो रिसीव स्ट्रिंग अगर मेरे को चेक करना होता, so I will simply select on receive. I will check channel info. Fine, and मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई मेरी रिसीव स्ट्रिंग क्या है और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग क्या है। तो रिसीव में भी कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड भी कुछ नहीं है, दैट मींस इट इज मैचिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे रिसीव स्ट्रिंग मेरा नडियाद आनंद वॉइस चैनल है, बट एक्सपेक्टेड में कुछ नहीं है, सो मेरा स्टेटस इज मिसमैच। सो व्हाट आई विल डू, एक्सपेक्टेड पे मैं क्लिक करूंगा एंड कॉपी रिसीव टू द एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, ये मैच हो गया एंड आई विल अपडेट। फाइन, सो ये हमारा ट्रेस हो गया। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो मैंने ट्रेस भेजे हैं वो मेरे को बुनियादी में मिल गया है कि नहीं। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसको लॉक कर देता हूं और आनंद बंद करके मैं बुनियादी खोलता हूं। आनंद की आईपी मेरी 9 है, बुनियादी की आईपी मेरी रहेगी 10। कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट में कंजी बुनियादी खुल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 नंबर का जो मेरा कार्ड है, वो 3 नंबर के कार्ड में एरर आ गया। वाई एरर? अब ये एरर हमको चेक करना है। फॉल्ट में जाएंगे, करंट अलार्म्स में देखेंगे, तो करंट अलार्म्स में ऑप्शन आएगा दैट RSTIM। जब भी RSTIM एरर आता है, इसका मतलब दैट योर ट्रेस आइडेंटिफायर इज मिसमैच्ड। फाइन, सो हम इसको चेक करेंगे। नाउ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एक्सेस पॉइंट आइडेंटिफायर में जाएंगे। फाइन, एक्सेस पॉइंट आइडेंटिफायर में हम शेल्फ नंबर 1, कार्ड नंबर 3, ठीक है ना। अब हमें रिसीव चेक करना है, सो आई विल क्लिक ऑन रिसीव एंड आई विल चेक ऑन फिजिकल पाउट्स। अब देखिए, यहाँ पे रिसीव स्ट्रिंग मेरा आ गया, जो मैंने सेंड किया था वो मेरा आ गया। देखिए, आनंद टू KBRB। फाइन, बट मेरा एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कुछ और ही है, तो व्हाट आई विल डू, अब जो मैंने स्ट्रिंग भेजा था वही मेरे को रिसीव हो गया। एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग पे मैं क्लिक करूंगा, कॉपी रिसीव टू एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग करूंगा, ये मेरा स्टेटस मैच हो गया एंड आई विल अपडेट। फाइन, मैंने ये अपडेट कर दिया। इसका मतलब कि मेरा जो ट्रेस आइडेंटिफायर आनंद से ट्रांस हुआ था वो मेरे को सेम टू सेम यहाँ पे रिसीव में मिल गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक प्राइमरी डिजिटल मक्स का KLM भी प्रोग्राम किया था, तो टग 3/1 शो चैनल इन्फो। फाइन, ये शायद मैं स्ट्रिंग अपडेट करना भूल गया हूँ PDMux का। तो यहाँ पर भी अगर हम अपडेट करेंगे तो रिसीव स्ट्रिंग यहाँ पर आपका PDMux आएगा और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग भी आपका PDMux रहेगा और आपका ये यहाँ पे ट्रेस आइडेंटिफायर मैच हो जाएगा।
ठीक है मनोज? सर जी ये एक्सपेक्टेड वाला मतलब लास्ट टाइम जो ट्रेल दिया वो है क्या? हाँ ऑटोमेटिक आता है? नहीं नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड मतलब कि ये क्या कौन सा ट्रेल होना चाहिए था। जैसे आपको रिसीव मिल गया, ठीक है ना, रिसीव मिल गया, अब आपका एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था? तो जो मैंने भेजा वही मेरा एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। फाइन, तो वो एक्सपेक्टेड के अंदर वो ऑप्शन आता है। अब देखिए, ओके, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा सर, वो चेंज करोगे तो आप ऐसा हो जाएगा? हाँ वो हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमने हमारा ट्रेस आइडेंटिफायर मैच कर दिया, उसके बाद जो मेरा आरएस टीम का जो एरर था, ठीक है ना, आरएस टीम का मेरा एरर चला। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा, किसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि आरएस टीम का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने एरर तो देख लिया आरएस टीम, बट उसका फुल फॉर्म सर उसका कोई आइडिया नहीं। आरएस टीम का फुल फॉर्म होता है रीजनरेटर सेक्शन, आरएस रीजनरेटर सेक्शन एंड टिम ट्रेस आइडेंटिफायर मिसमैच। आरएस टिम रीजनरेटर सेक्शन ट्रेस आइडेंटिफायर मिसमैच। सर जी ये आप बता दीजिए हेल्प में जाके कहाँ से पता करेंगे तो सब लोग को पता चल जाएगा, लाइक उसके फुल फॉर्म्स एंड ऑल, सब वो इंडेक्स टाइप से होता है ना? हाँ एक्चुअली हेल्प में इसमें ऐसा है कि इसमें जो एरर्स हैं, वो जो भी एरर्स हैं वो सब एसटीएम में यूनिफॉर्म होते हैं। सो अगर ऐसी कोई भी एरर आती है जिसका फुल फॉर्म मेरे को पता नहीं होता, सो बेसिकली इसका कोई ऐसा गाइड वाइड या ट्रबल शूटिंग गाइड अपने को मिला नहीं था ऑडिन जब इंस्टॉल हुआ यहाँ पे। सो व्हाट आई डू कि ऐसा कोई भी एरर आता है तो उस एरर को मैं गूगल में सर्च करता हूँ। तो जब भी कोई ऐसा एरर आता है नया जो मेरे लिए होता है जिसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, तो मैं फिर बाद में उसको लेके अपनी डायरी में लिख देता हूँ, तो वो थोड़ा उस हिसाब से याद रहता है। तो आई एम जस्ट गूगलिंग इट आउट। और वो तो जैसे राजकोट डिवीजन के भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, व्यास साहब भी हमारे साथ है, सीनियर मोस्ट है वहाँ पे राजकोट में, उनको भी पता होगा कि ऑडियन इंस्टॉल करके उसका ट्रेनिंग अपने को नहीं मिला है। जो फील्ड ट्रेनिंग, जो थॉरो ट्रेनिंग होना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये तो व्यास साहब गुरु है हमारे, कुछ भी हमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो मेरे से बात करते हैं। फिर रतलाम में घनश्याम साहब थे, बॉम्बे डिवीजन के अंदर हमारे पास उनका अच्छा नाम है, कुछ मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो बॉम्बे डिवीजन में हमारे दूसरे भी एक मित्र थे, वो हमें हेल्प कर देते थे जब भी ऑडिट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता था। तो यही है कि मतलब एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने पर ही ये सब एरर्स सॉल्व होता है। तो अगर कोई भी ऐसा नया एरर आता है तो हम उसको गूगल आउट करते हैं, गूगल आउट करने के बाद पता करते हैं। राइट मनोज? ओके सर जी। कोई और डाउट इसके बारे में? दीपेन गोसे साहब? हमारे साथ दूसरे डिवीजन के और भी बहुत सारे लोग हैं। एक मिस्टर दिनेश सोनारा जी हैं, जयसराज जी हैं, परिमल मंडल जी हैं, सचिन साहू जी हैं, विक्रांत बोपचे जी हैं, मनोज आदिल बिलासपुर। इसमें कुछ डाउट है आप सबको? मैंने अभी इनसे पूछा, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, वरना हम आगे दूसरे टॉपिक को लें। गोसे सर, चावला सर? ऑर्डर में वेस्टर्न रेलवे में ही है, बाकी मुझे और नहीं सर, ऑर्डन साउथ में भी था, मैसूर डिवीजन में, बैंगलोर डिवीजन में, और दूसरे 2-3 डिवीजन में ऑर्डन था साउथ में। ये बेसिकली बैंगलोर की कंपनी थी, और जो साउथ सेंट्रल, साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, वहाँ के कुछ डिविजन में वो ब्रांच लाइंस में कहीं लगे हुए हैं, और अभी तो शायद रिलीज हो गए हैं जहाँ पर भी ऑर्डर लगे थे। ओके, इसके बाद ऑप्शन आता है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का।
तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन आपका कोई भी इक्विपमेंट है वो दो तरीके की क्लॉक से चलता है, फाइन, आइदर इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल क्लॉक, और क्लॉक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मास्टर इक्विपमेंट। सो यहाँ पे देखिए ये बुरियावी स्टेशन हमने खोल के रखा है। बुरियावी स्टेशन को स्लॉट 3 से क्लॉक मिल रहा है। नाउ स्लॉट 3 इज कनेक्टेड विद आनंद। आनंद के अंदर हमने एक्सटर्नल क्लॉक रेलटेल का इक्विपमेंट को दे रखा है, और उस क्लॉक से फिर बाद में हम बाकी इक्विपमेंट्स में क्लॉक पहुंचा रहे हैं। सो हमने यहाँ पे 3 प्रायोरिटी दी है। अगर आपकी 3 नंबर की क्लॉक फेल हो जाती है तो वो 2 नंबर के स्लॉट से क्लॉक लेने का कोशिश करेगा, और अगर ये दोनों क्लॉक खत्म हो गई हैं तो फिर बाद में इंटरनेट क्लॉक से वो काम करेंगे। सो यहाँ पर हम जहां से भी अगर जैसे क्लॉक लेना चाहें तो शेल्फ 1 स्लॉट 2 और पोर्ट 1 उसके बाद अप्लाई करेंगे तो क्लॉक आपका यहाँ पर आ जाएगा। बट अभी ये एरर देगा बिकॉज ये वाली क्लॉक को ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, फाइन। सो इस तरीके से आप क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आपका जो एक मेन मास्टर क्लॉक जहाँ से आ रहा है उस मास्टर क्लॉक से आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि ये आप जितने भी क्लॉक प्रोवाइड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको चेक करना है कि आपके ऑप्टिकल पोर्ट के ऊपर आपका पावर कितना आ रहा है, ऑप्टिकल पावर। सो ये देखिए यहाँ पे चैसिस के बाद, इक्विपमेंट के बाद यहाँ पे पोर्ट का एक ऑप्शन आता है। सो पोर्ट के ऑप्शन में जाके टाइप सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ऑप्टिकल पैरामीटर्स, फाइन। ऑप्टिकल पैरामीटर्स के बाद आप यहाँ पे स्लॉट सिलेक्ट करिए। तो 2 नंबर का कार्ड, जैसे 2 नंबर का जो OST कार्ड है, तो 2 नंबर के OST कार्ड को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका ट्रांस पावर और रिसीव पावर कितना है वो हमको यहाँ पे पता चलता है। बुरियावी में 2 नंबर का जो कार्ड है वो उत्तर संडा से कनेक्टेड है। तो देखिए आउटपुट पावर है -2 dBm और रिसीव पावर है -10.3 dBm। मॉड्यूल का टेम्परेचर और लेजर करंट कितना ले रहा है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। ये तो हो गया 2 नंबर के कार्ड का। उसके बाद हम 3 नंबर का कार्ड लेंगे। तो 3 नंबर के कार्ड के लिए जो आनंद के साथ कनेक्टेड है, आउटपुट है -2.5 dBm और इनपुट है -14.4 dBm। तो इस तरीके से आप ऑप्टिकल पावर कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि एक जब हमारा वेबफिल वालों ने STM का शेड्यूल लिया था तो उसमें एक ऑटो लेजर शटडाउन का एक ऑप्शन था। तो टाइप में जाके ऑटो लेजर शटडाउन का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप स्लॉट सिलेक्ट कर लीजिए। स्लॉट सिलेक्ट करने के लिए ऑटो लेजर शटडाउन फिलहाल हमारा डिसेबल्ड है, आप उसको अनेबल कर दीजिए। मोड आप ऑटो रखिएगा। ऑटो रखने से क्या होता है कि हर थोड़े थोड़े अंतराल में वो लेजर बीम छोड़ता रहेगा, और जैसे ही आपको OFC कट के जुड़ जाता है और आपने ऑटो दे रखा है तो अगर आपका लेजर थोड़ी थोड़ी देर में बीम देता रहेगा तो जैसे ही फाइबर जुड़ेगा तो आपको उसमें मैनुअल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें मैन्युअल करेंगे तो फिर आपको मैन्युअली इस लेजर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फाइन। सो ऑप्टिकल ऑटो लेजर शटडाउन को अनेबल करिए, मोड को ऑटो रखिए और यहाँ पे नीचे अपडेट करिए। तो आप अपडेट कर देंगे तो आपका ऑटो लेजर शटडाउन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप OST 3 के लिए भी करिए। OST 3 में अनेबल करिए, ऑटो मोड को ऑटो रखिए और अपडेट करिए। ओके सर, ऑटो लेजर शटडाउन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? ओके, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ऑटो लेजर शटडाउन करने का हमको रीजन जरूरत क्या पड़ा? देखिए कोर्सेज सर, ऐसा है कि जब भी हमारा फाइबर कटता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जैसे ट्रांस और रिसीव का फाइबर कटा, सो आपका इस साइड के इक्विपमेंट का भी ट्रांस हो रहा है और A साइड के इक्विपमेंट का भी ट्रांस हो रहा है और B साइड के इक्विपमेंट का भी ट्रांस हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप ऑटो लेजर शटडाउन नहीं करते तो आपका लेजर कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर आपका लेजर कंटिन्यूस चलता रहेगा तो सबसे पहले तो आपका जो इक्विपमेंट है उसका पावर कंजम्पशन चलता रहेगा।
पावर कंजम्पशन के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंटली जो स्प्लाइसर होता है वो फाइबर को उधर उधर करने के चक्कर में जो लेजर है वो लेजर आपकी आंख में गिर सकती है। और आप सबको पता है कि जो लेजर है, ये जो ऑप्टिकल लेजर्स होते हैं ऑप्टिकल इक्विपमेंट में, वो हमारी आंखों के लिए नुकसानकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आपका फाइबर कटता है तो ये लेजर आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जैसे आपका हैंडशेक होना बंद हो गया तो ऑटो लेजर शटडाउन आपका बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अब हमने मोड को ऑटो में रखा है, वो हर थोड़े थोड़े अंतराल में एक लेजर का सिंपल माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड का एक बीम छोड़ेगा। अगर वो बीम सामने पहुंच गया और सिंक्रोनाइजेशन हो गया, हैंडशेक हो गया, तो फिर बाद में ये जो आपका लेजर है वो आपका कंटिन्यूस चालू हो जाएगा। पर अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब आपका जो फाइबर है वो अभी भी नहीं जुड़ा है, और वो फाइबर ना जुड़ने की वजह से आपका लेजर है वो आपका अप होगा ही नहीं। इसी रीजन से आप ऑटो लेजर शटडाउन रखते हैं, ठीक है ना। ये चीज अपने को भी नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। और ये जब तेजस का एसटीएम इक्विपमेंट का अपना सेशन हुआ था, उस टाइम पे जो तेजस के इंजीनियर थे, वो तेजस के इंजीनियर ने अपने को ये चीज बताई। बोसे साहब, मनोज कोई डाउट? नो सर। मयंक? मयंक, दीपेन, प्रवीण, रामधन, विक्रांत जी, दिनेश जी, चावला साहब? कोई डाउट नहीं, आगे आगे चला। सचिन साहब? बराबर है सोहेल का, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, बढ़िया। बीच बीच में मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि सिस्टम से बात करनी पड़ रही है मेरे को। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन। सो ये था ऑटो लेजर शटडाउन। ओके, अभी हाँ, इसमें इथरनेट का ऑप्शन तो हमारे रहेगा। अब जैसे समझ लीजिए कि आपको एक इथरनेट सर्किट प्रोग्राम करनी है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोविजन इथरनेट का। देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सेकंड लास्ट जो आपका मेन्यू है उसका सेकंड लास्ट ऑप्शन है प्रोविजन इथरनेट। अब प्रोविजन इथरनेट पे आप क्लिक करेंगे तो एक वर्चुअल कंटेनर ग्रुप इंफॉर्मेशन वो डाउनलोड करेगा। ओके करेंगे। अब देखिए इसमें आपका 1 to 8 वर्चुअल कंटेनर 1 to 8। अभी देखिए 1 to 8 का क्या मतलब होता है। अगर आप ये चेसिस व्यू देखें तो चेसिस व्यू में हमारे पास जो यूनिवर्सल कार्ड है वो 6 नंबर से 9 नंबर तक। तो अगर आप अपना इथरनेट कार्ड 1 से मतलब कि 6 नंबर के स्लॉट में डालते हैं तो आपका VCG ID एक्टिव होगा 1 to 1। देखिए 6 नंबर के स्लॉट में अगर आप डालते हैं तो आपका जो VCG ID है वो 1 to 8 सिलेक्ट होगा। हमने यहाँ पे 7 नंबर के स्लॉट में डाला है, इसलिए 9 to 6 नंबर का VCG उसके अंदर आएगा। देखिए 1 to 8 ना आके 9 to 16 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 7वें नंबर के स्लॉट के अंदर हमारा इथरनेट कार्ड डाला। अच्छा, अगर हम 8वें नंबर के अंदर डालेंगे तो 17 से 24 तक में VCG ID आएगा, और 9 नंबर पे डालेंगे तो 25 से लेके 32 तक के स्लॉट का VCG ID आएगा। इसलिए ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक इथरनेट सर्किट बनाते हैं उस टाइम पे हमने कौन से स्लॉट के अंदर हमारा कार्ड डालना है। फाइन। तो 10 नंबर जैसे आप समझ लीजिए कि 10 नंबर को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, सॉरी पहले एडिट VCG करें। एडिट VCG करेंगे। अब जैसे कि आपको VCG टाइप क्या है तो VC12 एनेबल एलकैश। जो ट्रांस और रिसीव है, ट्रांस और रिसीव को अगर आप 1 और 1 करेंगे इसका मतलब ये आपने 2 MB का एक सर्किट बनाया है। अगर 2 and 2 करेंगे मतलब ये आपने टोटल एक 4 MB का सर्किट बनाया। हम अज्यूम करते हैं कि हम 2 MB का सर्किट बनाएंगे। अच्छा, ये वाले सेशन का भी आखिरी 1 मिनट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सेशन बंद हो जाता है तो हम वापस से इसी मीटिंग को वापस से लॉगिन करेंगे, और वापस से लॉगिन करके हम वापस से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है।
हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। इस बीच किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरा पूछ लें। सर इसमें जीरो का मतलब क्या है? क्या चीज? इसी में जीरो भी है ना, स्टार्ट जीरो से हुआ है, 0 1 2 3 यहाँ पे जीरो में देखिए इसमें चैनल्स हमें देते हैं। अब जैसे कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिसीव ही करते हैं, तो उस टाइम पे आपको ट्रांस को 0 रख देना। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांस ही करते हैं, तो उसमें रिसीव को 0 रख देना। मतलब कि ऐसे भी कुछ सर्किट है, बैंडविड्थ ऐसी भी है। जैसे कि अगर आपको बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्ट करनी है, फाइन, तो जैसे कि आपका रिसीव है, आपको बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्ट करनी है कि आपका 2 MB से ज्यादा ना आए, तो रिसीव। मैं फिर से बताता हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए जैसे कि इसको वापस से खत्म कर देते हैं। ये खाना वाना खा के आए हैं क्या? हाँ सर। फाइन, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नॉट असाइंड में राइट क्लिक करें, असाइन टू पोर्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप 2 नंबर का पोर्ट सिलेक्ट करें। 2 नंबर का पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद आप अपडेट करें, तो इससे आपका 7 नंबर का कार्ड 2 नंबर का पोर्ट 2 MB पर प्रोग्राम हो जाएगा। 2 MB पर प्रोग्राम हो जाएगा। अब जब आपको इसका प्रोग्रामिंग करना है, आप कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, क्रॉस कनेक्ट करिए, VCG करिए, VCG को सिलेक्ट करिए। यहां से आप देखिए स्लॉट नंबर 7 पोर्ट नंबर 2 को सिलेक्ट करें, अप्लाई फिल्टर करें, तो ये जो आपका 10 नंबर का VCG है, फिर बाद में जिस तरीके से आपने E1 को KLM दिया था या KLM को आपने कनेक्ट किया था, बस आगे का सेम प्रोसीजर। नॉट कनेक्टेड को सिलेक्ट करके नीचे क्रिएट क्रॉस कनेक्ट करें, वो पेन खुल जाएगा। शेल्फ 1, अब जैसे कि आपको 3 नंबर के कार्ड के साथ कनेक्ट करना है, एंड STM1। फिर उसके बाद जो आपका चार्ट खुलेगा KLM का, उसमें से आप किसी भी एक पोर्ट को या KLM को सिलेक्ट करके अप्लाई सिलेक्शन करके अपडेट कर दीजिए। अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने पे आपका जो सर्किट है वो आप जिस तरीके से आपने E1 को KLM के साथ मैप किया था, उसी तरीके से आपने यहाँ पे ईथरनेट को KLM के साथ मैप किया। ठीक है, तो ये जो तरीका है, इससे आप ईथरनेट को प्रोग्राम कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, इसमें कुछ डाउट्स है आपको? किसी को भी कोई भी डाउट हो, प्लीज एक बार बात कर सकते हैं। मनोज? गोसे सर? अच्छा, अभी जब हमने यहाँ पे एक पोर्ट को बना लिया है, इथरनेट पोर्ट बना लिया है, हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। फाइन, हमारा काम क्या अभी एक बाकी है कि आप पोर्ट वाले ऑप्शन में जाइए। पोर्ट में जाइए, टाइप में इथरनेट को सिलेक्ट करिए, हमारे पास स्लॉट 7 को सिलेक्ट करिए, और जैसे हमने 2 नंबर का इथरनेट सर्किट बनाया था उसको सिलेक्ट करके पोर्ट सेटिंग में जाइए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको सेट करनी है। जैसे फ्लो कंट्रोल आपका डिसेबल है। फ्लो कंट्रोल डिसेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ईथरनेट के ऊपर अगर आप कोई भी सर्किट कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि फ्लो कंट्रोल आपका डिसेबल है, इसलिए आपका डेटा उसके ऊपर फ्लो नहीं करेगा। इसलिए आपको इसको राइट क्लिक करके अनेबल कर देना। फाइन। देन चैनल अनेबल है, चैनल अनेबल भी आपका डिसेबल है, इसको भी आपको अनेबल करना है। इससे रिलेटेड जो चैनल है उसके ऊपर आपको डेटा सेंड करना है कि नहीं करना। और लास्ट में आपके पास ऑटो नेगोशिएशन का ऑप्शन है।
ऑटो नेगोशिएशन आप हमेशा अनेबल रखिए। ऑटो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए आप कोई भी सर्किट होता है, उस सर्किट के ऊपर आपकी स्पीड होती है 10 MB, 100 MB, 1000 MB, 1 गीगाबिट, 1 Gbps। तो ऑटो नेगोशिएशन अगर आप ऑन करते हैं तो आपने अपना सर्किट जितने भी MB का बनाया है, तो आपको ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आपका सर्किट को आपको डुप्लेक्स रखना है या 10 MB का रखना है या कितनी बैंडविड्थ का रखना है। आप ऑटो नेगोशिएशन को अनेबल कर दीजिए, तो व्हाटएवर द ट्रैफिक इज अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्ट, वो पोर्ट अपने आप प्रोग्राम करके उस ट्रैफिक को फ्लो कर देगा। फाइन, इसलिए आप इस ऑटो नेगोशिएशन को अनेबल कीजिए। फाइन, और इसके बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। अब अपडेट कर देंगे तो आपका ये जो इथरनेट सर्किट है, ये इथरनेट सर्किट पूरी तरीके से आपका क्रिएट हो गया है। और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको सामने एंड पर भी डालना है। सामने एंड पे दोनों साइड में आप लैपटॉप लगा के जो पिंग करके एक दूसरे को लैपटॉप को पिंग करके आप ये जो इथरनेट सर्किट है, इस चीज को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका इथरनेट चैनल, ये आपका इथरनेट सर्किट प्रोग्राम करने का एक तरीका है। फाइन, अब इसके बाद एक ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट हम डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मेंटेनेंस पोर्ट पे चलेंगे। सर अगर हमको 4 MB का इथरनेट सर्किट बनाना है या 6 MB का बनाना है, हाँ, तो क्या उसमें 3 इवन यूज होगी? हाँ, 3 KLM यूज होंगे। तो तीनों केएलएम को हर एक स्टेशन पे थ्रू करना पड़ेगा। हाँ, थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपका कहीं पर भी एक भी KLM कहीं पर कम पड़ रहा है, तो आपके इथरनेट सर्किट पे दोनों साइड पे वो एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको बैंडविड्थ कम मिल रहा है। अब 6 MB के सर्किट को अगर आप 4 MB का बैंडविड्थ देंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक एरर तो देगा ही ना। आपको 4 रोटी खानी है बट आपको एक ही रोटी मिल रही है, तो आप शिकायत तो करेंगे कि आपको इतना कम खाना क्यों मिला। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर आपके सर्किट को कम बैंडविड्थ मिल रहा है, तो वो बैंडविड्थ का एरर आपका दोनों साइड जनरेट करेगा, ए स्टेशन पर भी और बी स्टेशन पर। सर्किट तो चलेगा ना सर? सर्किट चलेगा बट देखिए, जहां आपको 6 MB का बैंडविड्थ चाहिए वहां पे 4 MB मिल रहा है, तो आपका जो सर्किट का जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली तो डाउन है। बोल सर। अभी हम आते हैं मेंटेनेंस पे। देखिए, जब भी हम कोई इवन बनाते हैं तो कभी कभार वो इवन को हमें टेस्ट करना पड़ता है। तो इवन टेस्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, आइदर हम हार्ड लूप दें या सॉफ्ट लूप दें। तो वो जो लूप देने का एक तरीका है वो यहाँ पर है। मेंटेनेंस पोर्ट में जाइए, मेंटेनेंस नोड में कॉन्फ़िगर डायग्नोस्टिक का एक ऑप्शन है, तो कॉन्फ़िगर डायग्नोस्टिक पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका जो इथरनेट कार्ड है, आप उस इथरनेट कार्ड को सिलेक्ट करें और जो भी इवन को आपको लूप करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ट्रांस अनेबल, एक ऑप्शन है लोकल लूप बैक और दूसरा ऑप्शन है रिमोट लूप बैक। फाइन, अब ये आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ कि कब एक दो बार क्या हुआ था कि जब हमने सर्किट का इवन बना दिया, प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया, बट सर्किट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हुआ। अब हमने वायरिंग देख लिया, सब देख लिया, चेक कर लिया। अभी हमारा इश्यू क्या था कि हमने सब जगह पर वही पेयरिंग रखा था। जैसे ए स्टेशन पे 1 नंबर की इवन बी साइड और 2 नंबर की इवन सी साइड, तो वो एक दो इवन को ही हम जगह पे कर रहे हैं। तो हम इस सीक्वेंस को तोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हम उस इवन के ऊपर बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम क्या करें। उसके बाद जब हम लूप दिया तो आप लोकल लूप भी नहीं हो रहा है। लोकल लूप मतलब आपके इक्विपमेंट साइड लूप दे रहे हैं तो इक्विपमेंट साइड लूप हो जाता था, बट फार एंड पे लूप दे तो फार एंड पे लूप नहीं हो रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। तो उसमें हमने जब चेक किया तो देखिए, ये जो ट्रांस अनेबल है ना, ये वाला जो ऑप्शन है ट्रांस अनेबल, ये ट्रांस अनेबल जैसे आप इवन 1 को आप शो डेटा करेंगे तो क्या होगा कि ये ट्रांस अनेबल टिक होना चाहिए। ये ट्रांस अनेबल टिक है, इसका मतलब कि इस इवन पर आपका ट्रैफिक जाएगा। तो वो जो इवन का प्रॉब्लम आया था, हमने जब वो इवन को चेक किया तो उस इवन के अंदर जब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर से लूप देना चाह रहे थे
तो ट्रांस अनेबल ही नहीं था। मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर एंड पर भी कभी कभी ये इश्यू हो जाता है, जैसे आपका इवन अनेबल नहीं है, इवन का ट्रांस अनेबल नहीं है, तो फिर आपका इवन कैसे चलेगा। इसलिए जैसे ही हमने वो ट्रांस अनेबल किया वैसे ही वो हमारा इवन शुरू हो गया। इसलिए जब भी आप कोई इवन प्रोग्राम करते हैं तो कॉन्फ़िगर डायग्नोस्टिक्स के अंदर आके आप ये पक्का चेक करें कि आपका वो इवन मतलब कि ट्रांस अनेबल है कि नहीं। अब जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारी 21 इवन कहीं पर यूज नहीं होती। अब मैं 21 नंबर की इवन को सिलेक्ट करके शो डेटा करूंगा कि भैया वो अनेबल है, ट्रांस अनेबल है उसका, तो उसका ट्रांस अनेबल है। तो यही एक तरीका होता है कि आपको ये देखना है कि आपका जब आप इवन बना रहे हैं वो हार्डवेयर साइड से और सॉफ्टवेयर साइड से, दोनों साइड से अनेबल। अब जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे दूसरे दो ऑप्शन है, लोकल लूपबैक एंड रिमोट लूपबैक। अब जैसे मैं सॉफ्टवेयर से लूपिंग करता हूँ, तो अगर मैं लोकल लूपबैक करूंगा, लोकल लूपबैक करके अगर मैं अपडेट करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं प्रेजेंट जिस स्टेशन, जो स्टेशन मैंने खोल रखा है, मतलब बुरियावी स्टेशन मैंने खोल रखा है, तो बुरियावी में वो इवन लूप हो गई है और फार एंड पर ये जो इवन जहाँ पे कनेक्टेड है वहां पर मेरे को लूप मिलेगा। जैसे आप इवन एनालाइजर रखते हैं, फार एंड पे अगर आपने इवन एनालाइजर रखा हो, तो अगर मैंने यहाँ से लोकल लूपबैक दिया है तो सामने वाली जो इवन है, वो सामने वाली इवन वहां पे लूपबैक होनी चाहिए। फाइन, मतलब इधर लूप होगा, यहाँ पे इवन आपकी लूप हो जाएगी और सामने वो लूप मेरे को सामने वाली इवन पे मिलेगा। अब अगर मैं रिमोट लूपबैक करता हूँ, तो रिमोट लूपबैक में क्या होगा कि जो मेरा लोकल इक्विपमेंट है, लोकल इक्विपमेंट मतलब जैसे कि ये मेरा मक्स कनेक्टेड है, अगर मैं रिमोट लूपबैक करता हूँ तो मेरा मक्स जो यहाँ पे कनेक्टेड है, तो वो मक्स मेरा यहाँ पे ये यहाँ पे मतलब इवन होके यहाँ पे मेरा लोकल मक्स लूप है। मतलब यहाँ पे क्या है कि इस सॉफ्टवेयर में ये नोमेनक्लेचर में थोड़ी गड़बड़ है। जो रिमोट होना चाहिए उसको इन्होंने लोकल लूपबैक नाम दिया हुआ, और जो लोकल होना चाहिए उसको इन्होंने रिमोट लूपबैक नाम दिया हुआ। सो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब शुरुआत में मैंने भी एनएमएस हैंडल किया तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ था, तो तभी वो सारे कंफ्यूजन हमारे क्लियर हो गए। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है लूपबैक करके। तो जब भी आप यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं तो आप जब भी लोकल लूपबैक करेंगे, मतलब जो आपने स्टेशन खोला है वहां पर इवन लूप होगी और उसका लूप हमको सामने स्टेशन पे मिलेगा। और रिमोट लूपबैक में क्या है कि यहाँ पर इवन लूप होगी और यहाँ का मेरा इक्विपमेंट लूप होगा। तो ये दो बेसिक अंतर है। तो ये दोनों लूपबैक से फिर बाद में हम हमारी जो इवन का टेस्टिंग है तो टेस्टिंग वगैरह सब यहाँ पे हम कर सकते हैं। फाइन, तो इस डायग्नोस्टिक्स में हम जो हमारे इवन लेवल का टेस्टिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो ये और एक ऑप्शन है अलार्म का ऑप्शन। हम जो भी अलार्म्स हैं वो अलार्म्स हम यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं कि मतलब जैसे STM लेवल के LOS अलार्म है, LOF है RSTM में। सो कुछ ऐसे अलार्म्स हैं जिनकी हम सिवियरिटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि LOS है वो हमारा क्रिटिकल अलार्म है, तो ये हमारा लॉस ऑफ सिग्नल हो गया। RSTM है, नाउ व्हाट इज RSTM? RSTM मैंने आपको बताया कि मतलब जब ट्रेस आइडेंटिफायर मिसमैच होते हैं तो RSTM आता है, रीजनरेटर सेक्शन ट्रेस आइडेंटिफायर मिसमैच। तो ये हमारा एक्चुअली क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेस मिसमैच होने से आपका ट्रैफिक नहीं रुकता है, बट हमने पहले से इसको क्रिटिकल इसलिए प्रोग्राम करके रखा हुआ है ताकि हम जो ट्रेस भेजे तो हम श्योर हो कि जो ट्रेस हमने भेजा है वो सामने एंड पे मिल रहा है। अगर मिसमैच हो रहा है तो वो एरर देगा और उस एरर के बेस पर हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये अलार्म्स हैं, इतने अलार्म्स हैं। तो ये जितने भी अलार्म्स हैं इनके हम पर्टिकुलर हर अलार्म को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर हम किसी पर्टिकुलर पोर्ट को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अब जैसे समझ लीजिए कि हमारी इवन कुछ हैं जो यूज में नहीं है, फाइन, तो जो इवन हमारी यूज में नहीं है उनके अलार्म को हम डिसेबल कर देंगे, क्योंकि अगर हमने अनेबल किया तो उनके ऊपर LOS का सिग्नल आता रहेगा। अब जैसे मेरी बुरियावी के अंदर देखिए 4 ही इवन यूज में है, तो मैंने उन 4 ही इवन को अनेबल कर रहा है, बाकी जितनी इवन है उन सबको डिसेबल करके रखा है। अगर मैं इनको अनेबल कर दूंगा तो क्योंकि ये इवन मेरी कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, तो वो मेरे को लॉस ऑफ सिग्नल का एरर जनरेट करके मेरे को पॉपअप दिखेगी।
अब क्योंकि उसके ऊपर मैंने सर्किट ही बना के नहीं रखा हुआ, इसलिए मैंने उस पोर्ट के अलार्म्स को डिसेबल कर दिया। तो इस तरीके से हम पोर्ट लेवल पर भी अलार्म्स बना सकते हैं, प्लस अलार्म्स को भी हम अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे RSTIM है, रीजनरेटिव सेक्शन ट्रेस आइडेंटिफायर डिस्पैच, वो जो अलार्म है वो इतना बड़ा अलार्म नहीं है जिससे आपको पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। तो आप उसको आइदर डिसेबल कर सकते हैं, अलार्म रिपोर्टिंग आप उसका बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप उसकी सिवियरिटी चेंज कर सकते हैं। वो क्रिटिकल है तो आप उसको माइनर अलार्म कर दीजिए, डिफर्ड अलार्म कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलार्म्स को भी चेक कर सकते हैं। नाउ फॉल्ट है अलार्म हिस्ट्री, करंट अलार्म्स। ओके, किसी का कोई डाउट वगैरह? ये जितना प्रोग्रामिंग है ये हमारे ऑर्डिन के इक्विपमेंट्स का प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग है कि हम कम से कम किसी इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं तो फेलियर्स वगैरह हम उसको ढूंढ सकते हैं। किसी को कोई डाउट्स? देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि डाउट्स दो कंडीशन में नहीं होते, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी। You are getting me? हाँ मिस्टर परिमल मंडल। हाँ हाँ परिमल, मैं ये मेरा क्वेरी है। अच्छा सर, पहले तो आप हमारे बड़ौदा डिवीजन के लिए नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे देंगे। मैं SSC टेली हापा ओके। परिमल मंडल। आप हापा के? अब हापा के मेरा ससुराल जामनगर में। बढ़िया, आइए ना अपनी मुलाकात तो हो इस सिलसिला में। बराबर जी, परिमल जी बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, सॉफ्टवेयर लूप एंड हार्ड लूप, लोकल लूप, हाँ कभी कभी ये देखा गया सॉफ्टवेयर लूप देते हैं तो बोलते हैं यस माय साइड इट्स ओके, बट जब कभी सर्किट नहीं चलते, लेकिन हार्डवेयर लूप में 100% हार्डवेयर लूप में पता ही चल जाता है हाँ। जो ये सही है और गलत है। इसमें क्या एक्चुअल कितना कोई परसेंटेज है क्या सॉफ्टवेयर लूप का सर्विसिबिलिटी चेकिंग? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं क्लियर है। परिमल साहब का क्वेश्चन ये है कि हम हार्डवेयर लूप देते हैं, सॉफ्टवेयर लूप देते हैं, तो उनका ऐसा पूछना है कि क्या सॉफ्टवेयर लूप देने से हमारा 100% चेकिंग हो जाता है? देखिए परिमल जी, ऐसा है कि जब आप हार्डवेयर लूप देते हैं ना तो हार्डवेयर लूप में कभी कभी हार्डवेयर लूप नहीं मिलता। उसका रीजन ये होता है कि जैसे कि मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जैसे बॉम्बे डिवीजन के अंदर एक वसई रोड नाम का स्टेशन, वसई रोड नाम के स्टेशन पर एक ब्रांच लाइन सेंट्रल रेलवे की तरफ जाती है। तो वहां पर क्या है कि ऑर्डिन को और तेजस को एक दूसरे के साथ ब्रांचिंग कार्ड के थ्रू कनेक्ट किया हुआ था। अभी जितनी जो भी इवेंट्स वहां पे वो सेंट्रल रेलवे तरफ लेके जा रहे थे ना, वो मैप ही नहीं हो पा रही। अब हमने पूछा कि यार मैप क्यों नहीं हो पा रही है? अभी जिस टाइम पर हम सॉफ्टवेयर से लूप दे रहे हैं तो सेंट्रल रेलवे का जो नेक्स्ट स्टेशन था, वो मैं स्टेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेट्स से उस स्टेशन का नाम बी था, तो बी स्टेशन के ऊपर आपके सर्किट अप हो जा रहे हैं। पर जब मैं यहाँ से हार्डवेयर लूप दे रहा हूँ उनके डीडीएफ पैनल से, तो डीडीएफ पैनल से हार्डवेयर लूप उनको वहां पर मिल ले रहा। तो जब हम ट्रेस करते करते गए तो हमने क्या पाया कि जो उनका इवन का जो डीडीएफ था वो एक्चुअली डीडीएफ था ही नहीं, वो क्रोन थे, जो क्रोन अपन क्रोन फिट करते हैं ना, तो वो क्रोन वाला मॉड्यूल था। तो क्रोन वाले मॉड्यूल में उनके जो वायर्स थे, इवन के वायर, आप उनको टच करो और वायर बाहर निकल आते। मतलब कि क्रोन के ऊपर जो इवन का वायरिंग करता है ना, पहली चीज तो वो वायर वो जो है, जैसे पुराने जमाने के जो क्रोन आते थे वो क्रोन एकदम परफेक्ट आते थे, आप दम लगा के उनको खींच लो, एक बार फिट कर लिया वो निकलेंगे ही। पर अभी जो लेटेस्ट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, चाइना मेड क्रोन आ रहा है, आप उनको 2 बार पंच मारो, 2 बार निकालो, उसके बाद आप थक जाओगे उसको फिट करते करते, फिर आपको डायरेक्ट उसको जंपर ही मारना पड़ता है।
तो हमने वसई रोड पे ये देखा कि क्रोन के ऊपर उनके वायर के सारे वायर लूज थे। तो हार्डवेयर लूप देने में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आइदर अगर आपका डीडीएफ लगा है तो डीडीएफ के ऊपर आपका प्रॉपर जो ट्विस्ट कहते हैं कनेक्टिविटी है वो आपका कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रहा है। फिर मैं आपको दूसरा मेरे आनंद स्टेशन का ये बताऊं कि मेरे डीडीएफ के बैक पैनल, जो डीडीएफ का बैक पैनल है, वो डीडीएफ का बैक पैनल ही डिस्कनेक्शन दे रहा है। फाइन, मतलब ऐसे भी फेलियर्स आते हैं कि मतलब आपकी आइदर, अच्छा फिर कभी कभी कैसे फेलियर आते हैं कि जो आपने 5 पेयर का केबल डाला है मैं आपको प्रैक्टिकल एरर्स फेलियर्स बताता हूँ जो मैं फेस किया हुआ है। जैसे 5 पेयर का केबल आपने डाला है ना, तो उन 5 पेयर में से कोई एक लिंब इनसाइड में ब्रेक है, मतलब कि केबल के अंदर ही कहीं पे एक लिंब ब्रेक है। अब वो एक लिंब ब्रेक हो गया तब भी आपकी इवेंट जुड़ेगी नहीं। इसलिए सॉफ्टवेयर लूप देने का एक ही बेनिफिट है कि आप उससे कंफर्म हो जाते हैं। प्लस दूसरा क्या है कि अगर आपको हार्डवेयर लूप देना है तो हार्डवेयर लूप देने के लिए आपको वहां पर सामने साइड आदमी भेजना ही पड़ेगा। बट सॉफ्टवेयर लूप में क्या है कि जैसे कि समझ लीजिए कि आपका कोई इवन है, जैसे आपका हापा जामनगर के बीच में कोई यूटीएस का इवन है जो डाउन हो गया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि मतलब ये किस एंड पे प्रॉब्लम है, तो पहले आप हापा में लूप दे दीजिए, जामनगर में राउटर खोल के देखिए कि वहां पे राउटर पे लूप मिला है कि नहीं। अगर वहां पे मिल जाता है इसका मतलब आपके जामनगर में कोई इश्यू नहीं है। फिर आप जामनगर में सॉफ्टवेयर लूप दे दीजिए और इधर हापा में चेक करिए। अगर आपके हापा में भी लूप मिल जाता है इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तो प्रॉब्लम आपका हो सकता है कि जो चैनल में प्रोग्रामिंग है, हाँ कुछ भी, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर लूप देते हैं तो सॉफ्टवेयर लूप में आपको आदमी को फील्ड पे भेजने की जरूरत नहीं होती। आप आपके टेस्ट रूम के अंदर या जो आपका नेटवर्क कंट्रोल सेंटर है तो नेटवर्क कंट्रोल सेंटर के अंदर ही बैठ के आप उसका पूरा टेस्टिंग कर सकते हैं। चला है परिमल जी? हाँ क्लियर। हाँ जी। और कोई डाउट? मनोज अभी तू बीच में एक्टिव हुआ था। नहीं सर जी, वो माइक टेस्ट कर रहा था एक्चुअली, कोई डाउट नहीं सर। ओके, गोल से सर। चावला सर। चावला सर। व्यास सर। बहुत बढ़िया। फिर हमारे साथ और भी है, विक्रांत बोपचे जी हैं, सचिन साहू जी हैं, रामधन मीणा, जयसराज, दिनेश सोनारा। आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज बात करें। ओके, क्या इस सेशन को खत्म करें? वेरी गुड एंड थैंक यू सर। ओके व्यास सर। अच्छा, मैं इस ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन को YouTube के ऊपर इस सेशन के वीडियोस को YouTube के ऊपर डालकर मैं व्यास सर को जो राजकोट डिवीजन के फ्रेंड्स हमारे साथ ज्वाइन हुए, मैं व्यास सर को उसकी लिंक भेज दूंगा। तो आप व्यास सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज आप अपने ग्रुप में दे दीजिएगा ताकि वो लोग भी उसको चेक कर सकें, है ना? श्योर। हम जो भी वेबिनार करते हैं वो वेबिनार को यूट्यूब के ऊपर डाल के उसकी लिंक शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि सबका उससे फायदा हो जाता है। वो मक्स का मिल गया आपको सर? मक्स का अभी वो जो महफिल वाला है, स्लाइड मिल गई? हाँ स्लाइड मिल गई सर, थैंक यू। हाँ है ना, मक्स का जो वो महफिल वाले ने वेबिनार लिया था वो उसको कुछ आज गूगल ड्राइव पे चढ़ाने वाला था और वो गूगल ड्राइव पे चढ़ा देगा। उसके बाद उसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है ना? अच्छा, मेरा नाम सोहिल बोरा है। मैं चैट के अंदर मेरा ईमेल आईडी और
मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। ओके तो अच्छा, अभी हम शॉर्ट वाइल हमारे एसएससी है, एसएससी टेली गोधरा, मिस्टर प्रभाकर गोरसे जी। तो प्रभाकर गोरसे जी अभी 2 बजे एक्चुअली ऑटो कैड सिखाने के लिए क्लासेस लेने वाले थे। सो गोरसे सर, एक आधे घंटे का ब्रेक हो जाएगा? राइट सर, आधा घंटे ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके सर, ले लेते हैं, है ना? मैं उसमें ग्रुप में डाल देता हूँ। अच्छा, दूसरा कि आप वो जो आपका जो इनविटेशन है ना, उस इनविटेशन को भी यहाँ पे चैट में डाल दीजिए। तो अगर ये राजकोट के हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो भी ऑटोकैड सीखना चाहें तो वो आपके वेबिनार को भी अटेंड कर लें। सिंपल कॉपी करके पेस्ट मारना पड़ेगा सर? हाँ, उसमें कॉपी इनविटेशन का ऑप्शन होगा। देखिए, आपका जो जूम है ना, उसमें कॉपी इनविटेशन का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके सीधा पेस्ट कर दीजिए। गोसे सर, सर एक मिनट में तो जूम, रुको, मुझे मिल गया है, मैं कर देता हूँ। हाँ, ये मनोज ने कर दिया है सर। हेलो गोसे सर, मनोज ने कर दिया है। अच्छा, मेरे राजकोट के जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक गोरसे सर है हमारे, प्रभाकर गोरसे जी, एसएससी टेलीकॉम गोधरा। वो अभी ऑटोकैड का सेशन लेने वाले हैं, जो 2 बजे शेड्यूल था, बट अभी हम शायद लंच के लिए थोड़ा फ्री हो जाएंगे, तो 2:30 बजे से हम वो शुरू करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ ऑटोकैड का सेशन ज्वाइन करने के लिए। ओके, दूसरा गूगल ड्राइव का जो लिंक था, वो लिंक भी मेरे को आ गया है। वो लिंक भी मैं ये जो वेबफिल का हमारा ट्रेनिंग हुआ था, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ।